हमारे आज जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं चैप्टर, इस क्लास के अंदर हम इसके इन टॉपिक्स को देखेंगे। आवेश, आवेश का प्रकार, आवेशों की विधियां, आवेशों के गुणधर्म, मात्रा, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप और परावैद्युतांक। तो आवेश है क्या? बहुत पहले लगभग 600 ईसा पूर्व जो है कुछ वैज्ञानिक ने देखा कि एम्बर नाम के एक पदार्थ को जब ऊन के ऊपर रगड़ा गया, उसके ऊपर घर्षण करवाया गया, तो उस एम्बर नाम के पदार्थ में कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता आ गई। उसके कुछ समय बाद में 1600 ईसा पूर्व के आसपास जो है कुछ और वैज्ञानिकों ने देखा कि इसी प्रकार कांच की छड़, एबोनॉइड, प्लास्टिक, इनके अंदर भी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। तो ये पदार्थ जो है, जो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने में सक्षम हुए हैं किसी ऊन के ऊपर, बिल्ली की खाल के ऊपर, ऐसी चीजों के ऊपर रगड़ने पर, तो अर्थात वो क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं या विद्युतमय हो जाते हैं, जिसके कारण ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर पाते हैं। प्रारंभिक दौर के अंदर ये नहीं पता था कि आवेशों के प्रकार कितने हैं और ये किस प्रकार से है, परंतु इन सब घटनाओं से इन्हें यह ज्ञात हुआ कि आवेश मूलभूत रूप से दो प्रकार के हैं। सबसे पहले इन आवेशों के प्रकार को नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया धन आवेश एवं ऋण आवेश। धन आवेश एवं ऋण आवेश। जब समान प्रकृति के आवेश अर्थात दो धन आवेश या दो ऋण आवेश एक दूसरे के पास में आते हैं, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, यानी एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार जब विपरीत आवेश, एक प्लस एवं एक माइनस, एक धनावेश एवं एक ऋण आवेश जब एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार समान आवेशों में, समान प्रकार के या समान प्रकृति के आवेशों के अंदर प्रतिकर्षण होता है एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों के अंदर आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसी में एक शब्द आता है ध्रुवता। किन्हीं भी दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के अंदर अर्थात आवेशों के अंदर विभेद करने का जो गुण है, जिससे हमें पता चले कि भाई धन आवेश है, ऋण आवेश है, उस गुण को ही हम कहते हैं ध्रुवता। विद्युत के अंदर ये हमारे पास में दो तरह की ध्रुवता है, एक धनावेश की और एक ऋण आवेश की। अब आवेशित हो तो गए, धन आवेश आया, ऋण आवेश आया, लेकिन ये है क्या, किस प्रकार से यह आवेश आएगा? तो इस आवेश के लिए एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो दुनिया की सभी वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, और परमाणु के आरेख को अगर हम देखें तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इसके नाभिक में होते हैं, और इसके आसपास कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेश का कार्य करता है और प्रोटॉन धनावेश का कार्य करता है। नाभिक के अंदर बहुत ही प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, और इस नाभिकीय बल के कारण नाभिक से प्रोटॉन को सामान्य रूप से निकालना संभव नहीं हो पाता, जब तक कि कोई नाभिकीय क्रियाएं नहीं हो जाती। तो हम मानेंगे कि यहाँ पे प्रोटॉन नहीं निकल सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है ऊर्जा देकर। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसी पदार्थ के ऊपर आ जाता है, अन्य पदार्थ के ऊपर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अन्य पदार्थ पे आता है तो यहाँ पर ये ऋणावेश हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर एक ऋणावेश एक्स्ट्रा, और उसी तरह से यहाँ से जिस पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला है वो पदार्थ जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो धनावेशित आ जाता है। तो इस प्रकार ये आवेशित होते हैं। इनको करने के लिए, आवेशित करने के लिए या किसी भी वस्तु को विद्युतमय करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन को देना है या इलेक्ट्रॉन को लेना है, और इलेक्ट्रॉन को देने
या लेने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी वस्तु से निकालने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। तो किसी को भी आवेशित करने के लिए आवेशन की विधियों के तौर पर हमारे पास में कुछ विधियां हैं, जैसे कि प्रथम घर्षण। हमें बता दें कि घर्षण करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी और पदार्थ के ऊपर आ सकते हैं, जैसे कि कांच की छड़ और सिल्क। अगर कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के ऊपर रखा जाए तो आवेशों का आदान प्रदान हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों आवेशित हो जाती है। एक धन आवेशित होगी, एक ऋण आवेशित हो जाती है। धन आवेशित कौन होगा, ऋण आवेशित कौन होगा, ये इस बात से निर्धारित होगा कि उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी मजबूती से उसके अंदर बंधे हुए थे। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली, यानी कि कम ऊर्जा मिलने पर भी वो मुक्त हो सकते हैं, तो अमूमन वो पदार्थ जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति रखेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है निकल कर दूसरे के ऊपर आ सकता है। तो प्रथम तरीका है घर्षण। दूसरा तरीका जो है वो है चालन, और तीसरा तरीका है प्रेरण। चालन एवं प्रेरण ये दोनों तरीके केवल चालक पदार्थों के लिए कार्य करते हैं। चालक पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में हम पहले की कक्षाओं के अंदर काफी पढ़ चुके हैं। वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात वो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित कर सकते हैं, उन्हें हम चालक कहते हैं। तो चालन से हमें किसी को आवेशित करना है तो किस तरह से करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास में कोई वस्तु है और इस वस्तु को हमें आवेशित करना है, ये चालक है और अभी ये उदासीन है। तो उदासीन होने की स्थिति के अंदर मुझे इसको आवेशित करना है, तो मान लेते हैं मुझे इसको ऋण आवेशित करना है, तो मैं यहाँ पर एक अन्य वस्तु ले आता हूँ जो कि ऋण आवेशित है। ये भी चालक है, चालक भी। इन दोनों को किसी चालक वायर से जोड़ दिया जाता है या आपस में टच कर दिया जाता है, संपर्कित कर दिया जाता है। तो आवेश जो है चालक प्रकृति होने के कारण ये प्रवाहित होते हैं और ये ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, और इससे दोनों के ऊपर कुछ न कुछ आवेश आ जाता है। इस पे कितना आवेश होगा, इस पे कितना आवेश होगा, आवेशों के पुनः वितरण के बाद में ये निर्धारित करता है कि चालक की प्रकृति कैसी थी, चालक की धारिता कैसी थी, उसका विभव किस तरह से था। तो ये इन चीजों के ऊपर निर्भर कर सकता है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और इस तरह से ये भी ऋण आवेशित हो जाएगा और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा जो अनावेशित था वो आवेशित हो गया। अगर इसकी जगह पे हमें धन आवेशित करना हो, ये धन आवेशित, तो ये इसी तरह से धनावेशित हो जाएगा, थोड़ा इसके आवेश कम हो जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि इस स्थिति में थोड़ा धनावेश इधर आ गया, धनावेश कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि अगर ये ठोस है तो ठोस की स्थिति के अंदर धनावेश का मतलब है पूरा परमाणु, और परमाणु अपनी जगह से नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर इसके कुछ धनावेश को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिससे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ पे धनावेश की अधिकता हो जाती है, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पे धनावेश की कुछ कमी हो जाती है। इस तरह से धन आवेश का होना भी इलेक्ट्रॉनों की गति से ही निर्धारित होगा। अब तीसरे तरीके से की बात करें ना, तो वो है प्रेरण। इसमें दो वस्तुओं को बिना संपर्कित किए हम करते हैं। इसे करने के लिए भी हमारे पास में दो तरीके हैं। एक जैसे कि ये है चालक जो अनावेशित है। अनावेशित होने का मतलब है कि इसके ऊपर जितने धन आवेश है उतने के उतने ऋण आवेश भी है, दोनों की मात्राएं समान है, इस वजह से ये उदासीन है। अगर मुझे इसको ऋण आवेशित करना है या धन आवेशित करना है, जो भी करना है उसका विपरीत आवेश मैं इसके पास में ले आता हूं।
चूंकि इसमें आवेशों का प्रवाह हो सकता है, इसलिए ये धन आवेश इसके ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे एवं धन आवेश को प्रतिकर्षित करेंगे। और ये जो है आपके ऋण आवेश इस किनारे पर आ जाएंगे धन आवेश की। अगर हम इसको यहां से भू संपर्कित करें, ग्राउंडेड कर दें, तो ऐसी स्थिति में जो कि पृथ्वी का विभव जो है शून्य होता है, इसलिए ये उच्च विभव पर है, तो ये सारे प्लस जो है वो पृथ्वी के विभव की वजह से या पृथ्वी के आवेश की वजह से निरस्त हो जाएंगे। यानी कि एक तरह से हम कहें तो ये सारे प्लस जमीन में चले जाएंगे। वापस याद रखना, प्लस नहीं जाते हैं, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आके इसको निरस्त करेंगे, फिर हम इसका जो भू संपर्कित किया हुआ है इसको काट देंगे, तो ये हमारे ऋण आवेशित हो जाता है इस तरह से। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरे तरीके के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो एक गोला लिया हमने, इसकी जगह दो गोले लेते हैं, ए और बी, ये दोनों संपर्कित हैं और दोनों चालक हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये प्लस जो है सारे माइनस को अपनी तरफ करेगा और प्लस को इस तरफ भेज देगा, जो कि चालक है, इसलिए आवेशों का पुनः वितरण हो सकता है। तो यहां से जब ये स्थिति हो जाती है, अब हम इस गोले को अलग कर देते हैं, तो ये पूरा प्लस जो है इसके ऊपर इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा और ऋण आवेश इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा, और ये हमारे जो है दोनों गोले आवेशित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हमें संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको, इसलिए इसको प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। जब हम किसी वस्तु के पास में दूसरी वस्तु लाते हैं आवेशित, तो कितना आवेश प्रेरित होगा, इस बात का निर्धारण करता है कि वस्तु किस तरह की है। अगर वस्तु चालक है तो उस स्थिति में जितना हमने आवेश यहाँ पे लाया है, ये प्रेरक आवेश है, तो जितना आवेश हमने यहाँ पे लाया है उतना ही आवेश यहाँ पे प्रेरित होगा, लेकिन विपरीत मात्रा, ठीक है, विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये कुचालक है या परावैद्युत पदार्थ है, तो ऐसी स्थिति में इसमें प्रेरण के द्वारा आवेशन की मात्रा जो है कुछ अलग हो सकती है। तो ये आवेशन की विधियां, 3 विधियां। अब आवेशन होने के बाद में हम कैसे पता करेंगे कि वस्तु आवेशित हुई है? तो हमारे पास में कुछ उपकरण है, जैसे कि इलेक्ट्रोमीटर या वोल्टमीटर है, ठीक है। एक तो वोल्टमीटर की सहायता से हम पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से, जो कि 12वीं क्लास का विषय नहीं है, और इसके अलावा हम इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप या फिर जिसको हम कहते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, उसकी सहायता से भी हम कर सकते हैं। आवेशों के गुण धर्म की बात करते हैं, तो आवेशों के कुछ मूल गुण हैं जो हमेशा निर्धारित यानी कि हमेशा सही रहते हैं। ये नियम जो है, ये गुणधर्म जो है, वो गुणधर्म आपके हैं, नंबर फर्स्ट वो है आपके आवेश की योज्यता का नियम या योज्यता, यानी कि जोड़। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो आवेश उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर 5 गेंद है, इनके ऊपर आवेश है +q, +3q, -2q, -q और +q। तो ऐसी स्थिति में इस पर जो कुल आवेश होगा या नेट आवेश जो होगा वो होगा 3, 1 4, 1 5, 5 में से 2 और 1 3 है, यानी कि प्लस का 2, ये इसके ऊपर आवेश की मात्रा होगी। तो ये आवेश की योज्यता का नियम है, यानी कि किसी भी वस्तु पर नेट आवेश पता करना है तो हमें उसको उनके निशानों के साथ में, धनावेश तो पॉजिटिव, ऋण आवेश तो नेगेटिव, उनके साथ में हम इनको जोड़ देंगे। अब हम सेकंड यानी कि दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। तो दूसरे गुणधर्म की अगर हम बात करें तो ये आपके गुणधर्म है आवेश की निश्चलता का,
निश्चलता। आवेश की निश्चलता का मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को पता करते हैं तो उस आवेश की मात्रा यानी कि किसी भी वस्तु के आवेश का हमारे जो हमने निर्दिष्ट तंत्र लिया है, ठीक है, उसके चयन से परे होता है आवेश की मात्रा। इसका मतलब, इसका अर्थात ये है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश आपने मापा और वो क्यों मिला, अगर आप रुकी हुई स्थिति में भी में आप उसको मापते हो तो वो क्यों मिलेगा विराम स्थिति में, और अगर आप गतिशील अवस्था में मापते हो तो भी वो आपके यही मिलेगा। यानी कि गति से आवेश की मात्रा का या आवेश का कोई लेना देना नहीं है, ये इससे स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर यहां पर एक राशि आती है जिसको हम कहते हैं विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश जिसको हम Q/m यानी कि आवेश और द्रव्यमान के अनुपात से लेते हैं, तो जब हम बहुत ही अत्यधिक वेग जैसे कि प्रकाश के वेग के आसपास की रफ्तार से चलते हैं तो आइंस्टाइन के अनुसार जो द्रव्यमान होता है वो इस प्रकार दिया जाता है m0 डिवाइड बाय 1/√m0 माइनस v² डिवाइड बाय c², जहां पे c प्रकाश का वेग है, m विराम द्रव्यमान यानी रुकी हुई अवस्था में द्रव्यमान है, m गतिशील अवस्था में द्रव्यमान है और v जो है उसका वेग है। तो अगर ये वेग बढ़ेगा, ठीक है, ये वेग बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति के अंदर गतिशील द्रव्यमान भी बदलेगा यानी ये भी बढ़ेगा। तो इसके बढ़ने की वजह से m बढ़ा यानी m परिवर्तित हुआ, तो m के परिवर्तित होने से ये जो अनुपात है Q/m विशिष्ट आवेश ये परिवर्तित होगा, लेकिन केवल आवेश के ऊपर कोई नहीं परिवर्तन होता है। अब तीसरे नियम की अगर हम बात करते हैं तृतीय नियम जो कि है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी भी विलगित निकाय पर कुल आवेश की मात्रा हमेशा नियत रहेगी। अर्थात आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी जगह पर आप आवेश की उत्पत्ति नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी जगह पर आवेश दे रहे हैं तो कहीं न कहीं से ला के दे रहे हैं, तो जहां से भी ला रहे हो, जैसे कि ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, अगर आप इसको आवेश दे रहे हो तो आवेश कर रहे हो तो यहाँ से आपने आवेश ला के दी, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों से मिलकर बना हुआ जो निकाय है उस निकाय में कुल आवेशों की मात्रा नियत ही रहेगी। और ये कुछ मूल गुण है। आवेश संरक्षण का नियम जो है वो हर जगह पे वैध रहता है। अगर जैसे कि इसी उदाहरण को अगर हम देखें तो हमारे पास में ये 5 गेंद थी इस बॉक्स के अंदर और ये आवेशों का वितरण था इसके अंदर। हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को हिलाते हैं जिससे ये सारी बॉल आपस में, ये सारी गेंदें आपस में टक्कर करती है, घर्षण होता है, आवेशों का पुनः वितरण होता है, कुछ आवेश इधर चला जाता है, कुछ आवेश इधर चला जाता है और नई स्थिति के अंदर हमें कुछ इस तरह से ये 5 गेंदें और आवेश कुछ इस तरह से मिलता है 3Q माइनस का 2Q प्लस का Q। तो हमें इस लास्ट बॉल पर कितना आवेश है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, पहली स्थिति के अंदर कुल आवेश था 2Q। आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश हमेशा सुरक्षित रहेगा, तो इधर भी कितना होना चाहिए प्लस 2Q। तो ऐसी स्थिति में देखिए कुल आवेश है 3 और 3 यानी कि 6 और 1 7 में से 2 गए 5Q। अब 5Q है लेकिन होना चाहिए प्लस का 5Q है, होना चाहिए हमारे पास में प्लस का 2Q, यानी कि ये कितना होना चाहिए इस स्थिति में माइनस का 3Q, तो ये हमारे प्लस 2Q है। तो इस तरह से आवेश संरक्षण के नियम से हम ये पता कर सकते हैं। अब जो चौथा नियम है वो है आपके आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। आवेश का क्वांटीकरण, इसका अर्थ ये है कि जब भी
किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो वो हमेशा एक बहुत ही छोटी इकाई के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। यानी कि जो न्यूनतम मात्रा हमें मिलती है वो न्यूनतम मात्रा जो होती है वो होती है एक इलेक्ट्रॉन। किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो या तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन देना होगा या लेना होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। ये न्यूनतम जो इकाई है इसको, यानी कि किसी भी वस्तु को या किसी भी गुण को इस तरह से एक न्यूनतम इकाई में तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण। और ये जो सबसे छोटी इकाई मिलती है इसको कहते हैं क्वांटा। उसी तरह से आवेश का क्वांटा हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन यानी ई। ये आवेश का क्वांटा हमें प्राप्त होता है। ये हमारे आवेश का क्वांटा हो गया इलेक्ट्रॉन। और इसी को क्यों लिया गया? क्या इससे छोटा नहीं हो सकता? तो इससे छोटे हमारे पास में आवेश होते हैं, जैसे कि क्वार्क्स कण, ठीक है। तो क्वार्क्स कण जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन से भी कम आवेश होता है, लेकिन वो जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख पाते हैं। और सबसे छोटा और स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला इलेक्ट्रॉन है। और इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है उसी को हम जो है आवेश के क्वांटा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आवेश के क्वांटीकरण, इसकी खोज जो है रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल बुंद विधि उसके द्वारा की थी। और इसी तरह से जो मैंने बात की कि जो कण होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्वार्क्स कण कहते हैं, वो 6 तरह के कण होते हैं, ठीक है। अब हम अगली बात पे आते हैं, आवेश के मात्रक पर। तो आवेश का जो मात्रक है अगर हम देखें तो हमारी 7 मूल राशियां जो थी 11वीं क्लास के अंदर, उसमें विद्युत से संबंधित एक इकाई थी, वो थी तारा का मात्रक एम्पियर। तो अगर मैं एम के एस ए ये मात्रक पद्धति लेता हूं तो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड, यानी सेकंड। इसी तरह से अगर मैं एम के एस क्यू ये पद्धति लेता हूं तो इसमें ऐसा ही पद्धति के अंदर आवेश का जो मात्रक निकल के आता है उसको हम कहते हैं कूलाम्ब। और ये कूलाम्ब जो है वो एम्पियर इंटू सेकंड के तुल्य होता है। तो ये ऐसा ही पद्धति की बात हो गई। यदि हम सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति के अंदर हमें आवेश के 2 मात्रक मिलते हैं। सबसे प्रथम ESU या स्थिर वैद्युत इकाई। हम ये जो पूरा पाठ, ये जो शुरुआत हमारी है चैप्टर की, इसको हम स्थिर वैद्युत भी कहते हैं। स्थिर वैद्युत की इसलिए क्योंकि इसके अंदर आवेश को हमने स्थिर माना है और उससे संबंधित गुणों का ही अध्ययन हम कर रहे हैं। तो स्थिर वैद्युत इकाई जो है ये, इसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटा। ये प्रश्न कहीं पूछ भी लिया जाता है कि भाई आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। उसी तरह से एक मात्रक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि विद्युत चुंबकीय इकाई। इसको हम कहते हैं एब कूलाम्ब। जो स्थिर वैद्युत की इकाई है फ्रैंकलिन, इसी को हम स्टेट कूलाम्ब भी कहते हैं। आवेश के सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो वो होता है हमारे फैराडे। फैराडे आवेश की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी इकाई। अगर हम आवेश के विद्युत चुंबकीय इकाई और आवेश की स्थिर वैद्युत की इकाई, इन दोनों के अनुपात की बात करें तो इनका अनुपात जो है वो प्रकाश के वेग के तुल्य होता है, 3 × 10⁸।
ठीक है, ये हमारे मात्रक की बात आ गई। लेकिन ये हम जो सामान्य मात्रक कूलाम यूज करते हैं, ठीक है, ये मात्रक खुद भी अपने आप में काफी बड़ा है, इसलिए हम इसकी जगह पे कई बार व्यवहारिक रूप से माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिली कूलाम, एक माइक्रो कूलाम के अंदर 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ कूलाम होते हैं। एक कूलाम कितना बड़ा है मात्र, इसका हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप किसी वस्तु को 10⁹ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हो पर सेकंड, हर एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो भी एक कूलाम आवेश को जाने में लगभग 200 साल का समय लग सकता है। तो ये काफी ज्यादा सा है। तो इसी से अंदाजा लगता है हमारे कि एक कूलाम कितना बड़ा हो सकता है। अगर हम एक कूलाम के अंदर आवेशों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में आएगा, यानी कि Na, और ये कूलाम है। अगर हम यहाँ पे एक कूलाम ले लें और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं तो n का मान हमें मिलता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे तब जाके एक कूलाम आवेश हमें प्राप्त होगा। हमने देखा कि आवेशों के मात्रक की बात की, और अब हम बात करते हैं आवेश के ऊपर ही एक महत्वपूर्ण तथ्य। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगर आवेश विराम स्थिति में है यानी स्थैतिक अवस्था में है तो वो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ अगर आवेश गतिमान है और वो अगर एक समान गति के अंदर है तो इस स्थिति में उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और अगर वो ये एक समान गति के लिए, अगर हमारा आवेश जो है असमान गति कर रहा है, मतलब त्वरित गति कर रहा है, तो त्वरित गति के क्षेत्र में तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ में ही वो विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इस तरह से एक त्वरित आवेश जो है वो अपने साथ में ऊर्जा को रेडिएट करता है, विकिरित करता है। हमने देखा था कि आवेशों के बीच में बल लगते हैं, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल। उस बल के बारे में, ठीक है, उन बल का निर्धारण जो है कूलाम के नियम से किया जाता है, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार यदि हमारे पास में दो आवेश है Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r है, ये बिंदु आवेश, किसी भी आवेश को बिंदु आवेश तब माना जा सकता है जब उन आवेशों के मध्य की दूरी उस आवेश के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में इनको बिंदु आवेश माना जा सकता है। तो कूलाम के अनुसार इनके बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो समानुपाती होता है इनके परिमाण के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के, वर्ग के। तो ये जो है इस तरह से नियम होता है। तो इस नियम में अगर हम ये समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो यहाँ पे एक स्थिरांक आता है K। इस K का जो मान होता है वो K का मान है आपके
1/4πε0 निर्वात के लिए, जो होता है 9 × 10⁹ इसके मात्रक की बात करें तो ये न्यूटन, के का मात्रक चाहिए, फोर्स का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलाम स्क्वायर, ये के का मात्रक है और ये के का मान है हमारे। ये जो बल है, ये बल एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा जो होती है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अनुदिश होती है। तो जैसे कि ये दोनों अगर मान लेते हैं धन आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऐसी स्थिति में ये इसके ऊपर इस दिशा में बल लगाएगा और ये इसके ऊपर इस दिशा में बल लगाएगा। ये जो बल हमारे पास में न्यूटन का, ये कूलाम का नियम जो बल, हमें कूलाम का बल मिला है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है ये, और यहाँ पे K = 1/4πε0 है। इस ε0 को या एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम, इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अगर इसकी जगह पे कोई माध्यम होता तो हम माध्यम के लिए इसको हम एप्सिलॉन डिनोट कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं इसी नियम को लिखूँ वापस तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और माध्यम के लिए लिखें तो F = 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर यहाँ पर इस एप्सिलॉन को, जो माध्यम की विद्युतशीलता है, इसको ε0 × εr से लिखा जा सकता है, जहाँ पे εr जो है वो होगा आपके एप्सिलॉन डिवाइड बाय ε0। इसे हम माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं या माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं इसको, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा उसी के ऊपर अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि हमारे पास में एक प्रश्न है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में मान लेते हैं एक कार्बन और एक है हमारे ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन, प्रोटॉन मान लेते हैं। तो इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर बनने वाला उत्पाद X क्या होगा? तो इस अभिक्रिया के अंदर अगर हम अभिकारक और उत्पादों की ओर देखें तो आवेश संतुलन यानी कि आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार अगर यहाँ पर हम देखें तो 6 और 1 7 यानी कि टोटल 7e के बराबर आवेश है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में 7e के बराबर आवेश होना चाहिए, क्योंकि आवेश सुरक्षित रहता है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 7e होना चाहिए। तो 7e यानी कि 7 नंबर पर हमारे पास में नाइट्रोजन आता है, यानी कि ये पे जो तत्व हमें मिलने वाला है वो नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से किसी और प्रश्न की हम बात करें, जो एक आवेश है स्मॉल q, जिसके 2 भाग कर दिए गए Q1 और Q2, तो वो मिलके तो Q के बराबर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आवेश संतुलित रहता है या आवेश सुरक्षित रहता है। तो Q1 और Q2 मिलके Q के बराबर होंगे। Q1 कुछ भी हो सकता है, Q2 कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में मान लेते हैं दूरी है आपके स्मॉल r, ये दूरी है। तो और इन Q1 और Q2 को स्मॉल r दूरी पर रखने पर इनके बीच में बल लग रहा है, विद्युत, ये कूलाम का नियम, कूलाम बल लग रहा है, और वो कूलाम बल Q1 और Q2 के मान पर निर्भर करता है। तो हमें Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल के अधिकतम मान के लिए, यानी कि अधिकतम प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, उस स्थिति में Q1 और Q2 का मान कितना होगा वो हमें पता करना है। तो कूलाम का बल F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय
आर स्क्वायर। Q1 प्लस Q2 बराबर Q है। इस Q2 को अगर हम रिमूव करें यहाँ से तो Q2 की जगह पे हम रख सकते हैं Q माइनस Q1, तो ये आ गया हमारे Q माइनस Q1। अब अगर Q1 परिवर्तित, कुल आवेश तो नियत ही है, वो तो संरक्षित है, तो अगर मैं Q1 को परिवर्तित करूं तो F परिवर्तित होगा। तो अधिकतम स्थिति के अंदर, यानी कि जब हमारा F अधिकतम है तो Q1 का मान हमें पता करना है, उसी से हम Q2 भी निकालेंगे। तो 11वीं क्लास की अवकलन के अंदर हमने पढ़ा था मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो किसी के भी अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए उसका प्रथम अवकलज जो होता है, प्रथम अवकल गुणांक जो होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि df डिवाइड बाय dq1 ये होना चाहिए 0 के बराबर। तो हम इसको अवकलित करते हैं, df अपॉन dq1 ये 0 के बराबर होना चाहिए, dq1 बराबर 0। तो अब हम इसको लिखते हैं df अपॉन dq1, इसको हम ओपन कर देते हैं, k q1 q डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस k q1 स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हम इसको अगर अवकलित करें, इसका अवकलन करें तो k q अपॉन आर स्क्वायर नियत है जो बाहर रह जाएंगे, और dq1 अपॉन dq1 या dq1 बाय dq1 ये 1 हो जाएगा, यानी कि हमें इसका अवकलन हमें मिलता है k q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो k अपॉन आर स्क्वायर नियतांक है, q1 स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2k q1 और ये आर स्क्वायर, 2q1 हो गया हमारे इसका अवकलन। ये प्रश्न अनुसार अधिकतम मान के लिए इस प्रथम अवकलन गुणांक को हम 0 के बराबर लिखेंगे, इसको 0 के बराबर लिखते हैं तो हमें ये मान मिलेगा 2k q1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर k q अपॉन आर स्क्वायर, q1 बराबर q बाई 2, यानी कि कुल आवेश का आधा। अगर Q1 कुल आवेश का आधा है तो फिर Q2 भी आधा ही होगा, तो यानी कि Q1 और Q2 बराबर, वो भी Q का आधा। ऐसी स्थिति में इनके बीच में बल अधिकतम लगेगा।